हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। गुड इवनिंग। अमृत, दीपू, सुमन पालीवाल, हर्ष, कृतिका, सोनू सोनू, रीना जी, लक्ष्मीकांत। हेलो जी। चलिए जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ठीक है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी? मैं तो बढ़िया हूँ। केवीएस पीआरटी में ज्यादा सवाल, देखो सवाल जो है फिजिक्स के 3 से 4 सवाल, 5 सवाल मैक्सिमम। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा हीट, है ना। लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर पढ़ा था फिजिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में, ऊष्मा। ठीक है भाई। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में। चलिए, देखो अगर हम यहाँ पर ऊष्मा की बात करते हैं तो जो हीट है ना, वो बेसिकली हम दो टाइप की हीट यहाँ पर पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, विशिष्ट ऊष्मा। एक होता है हमारा लेटेंट हीट। ठीक है, गुप्त ऊष्मा। सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की फर्स्ट क्लास पोर्टल पर नहीं डाल रखी है। चलिए कोई बात नहीं, वो हम करवा देंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम सब, हाँ, हेलो। ठीक है भाई। तो हीट, तो सबसे पहले हम ना आपसे यही पूछते हैं कि भैया हीट होता क्या है। तो हीट जो है ना, ये एक एनर्जी का ही एक पार्ट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक रूप है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है। अब देखो, जब भी यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ हीट की बात आ रही है ना, जब यहाँ पर ये फॉर्म ऑफ हीट की यहाँ पर बात आ रही है, ठीक है, जब ये यहाँ पर, जब यहाँ पर फॉर्म ऑफ हीट की एनर्जी की बात आ रही है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पर आपका एक सवाल ये भी बन जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट, ऐसा यूनिट ऑफ जो हीट है ना, वो आपका जूल ही होता है। क्या होता है? क्योंकि अभी हाल में एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम था यूपी टेट, और उसमें क्या था कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, और उसमें कैलोरी भी ऑप्शन में था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया था, जो कि गलत जवाब था। ठीक है। तो जब भी हीट की ऐसा यूनिट आए या फिर एनर्जी का ऐसा यूनिट आए, तो आपका आंसर जो है वो क्या होता है? जूल होता है। आंसर क्या होता है? ठीक है। हाँ बिल्कुल, एकता शर्मा जी, बिल्कुल वो सेम ही होता है, तो आपको कोई भी तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आपसे MKS में यूनिट पूछा जाता है तो इसका MKS वाला यूनिट होता है आपका किलो कैलोरी, MKS वाला यूनिट होता है आपका किलो कैलोरी, और आपका CGS में जो यूनिट होता है वो होता है आपका कैलोरी। ठीक है भाई, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ध्यान। एक आपका रिलेशन भी होता है कैलोरी और जूल के बीच में, तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो आपकी एक कैलोरी होता है वो आपका 4.18 जूल के बराबर हो, वो आपका 4.18 जूल के बराबर होता है। भाई एक मिनट, बहुत इमरजेंसी कॉल है। ठीक है भाई, चलो सॉरी यार, वो घर से थोड़ा जरूरी काम था तो करना जरूरी था, है ना। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हीट है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, एक एनर्जी का ही एक दूसरा तरीका है। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो सारी चीज हमने यहाँ पर। रजनी कह रही है, अरे दीदी ये जो MKS CGS हम फिजिक्स की सबसे पहली वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो अब बीच बीच में से मत पूछा करो। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ये एक सिस्टम है किसी भी चीज को मेजर करने की, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सिस्टम के नाम है जिन सिस्टम में हमारी यूनिट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर।
अब इसमें हम सबसे पहले हम यहां पर पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट। अब हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक हीट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है भाई, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है, इसको जरा पहले समझेंगे हम, प्रैक्टिकल वे में पहले चीजों को समझेंगे, फिर मैं इसकी डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा आपको। ठीक है भाई, जरा ध्यान से समझो। जैसे हमने सेंटीग्रेड स्केल के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, और सर हमने आपको ये वाली बात बताई थी कि अगर आपका ये जो टेम्परेचर, अगर ये आपका 0 डिग्री है, ये वाला टेम्परेचर अगर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनके बीच में क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर यहां पर चेंज होगा, देखना यहां से, जैसे यहां से यहां तक आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है, आपका यहां से 0 से लेकर 100 तक आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी कि जो तापमान है वो आपका बदल रहा है। और तापमान बदलने से आपकी स्टेट तो नहीं बदल रही है, क्योंकि यहां से यहां तक, मान लो आपने पानी गर्म किया, ये बात समझो, जैसे आपने पानी गर्म किया, तो पानी गर्म करोगे आप 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, तो पानी पानी रहेगा। 20 से 30 करोगे, पानी पानी रहेगा। 30 से 70 पानी पानी रहेगा। तो जब टेम्परेचर इसमें चेंज हो रहा है, तो जो स्टेट है वो आपकी बदल रही है क्या, यानी स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या आपकी अवस्था इसके साथ में बदल रही है, नहीं, यानी कि नो चेंज। यानी कि एक सीधा मतलब यहां पर हमारा ये बन जाता है कि अगर टेम्परेचर बदले लेकिन अवस्था ना बदले, उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आ रही? दिव्या जैन, दिव्या जी वॉइस नहीं आ रही है, दिव्या जी को वॉइस नहीं आ रही। चलिए जी, बाकी लोग बताएं वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ भाई, दिव्या जी वॉइस आ रही है, प्लीज एक बार आप बताइएगा। ठीक है, हाँ भाई, क्या वॉइस नहीं आ रही है? दिव्या जैन, इनके 5 मैसेज हैं और इन्होंने एक ही बात को रिपीट किया है कि सर नो वॉइस, वॉइस नहीं। आई होप कि वॉइस आ रही होगी। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है भाई, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, व्हेन, या आप ऐसे करके बोल सकते हो, द रिक्वायर्ड हीट, the required heat when the temperature is changed but state is not changed। बट स्टेट इज नॉट चेंज। हिंदी में आप यहाँ पर हिंदी में आप इस बात को यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, हिंदी में बात आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, वह ऊष्मा जिसमें तापमान बदलने पर अवस्था नहीं बदलती, अवस्था नहीं बदलती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती। ठीक है भाई, यस। चलिए जी, आप सभी को तो आवाज आ रही है, लेकिन जो दीदी हैं जिनका नाम है दिव्या जैन, उनको शायद आवाज नहीं है। ठीक है भाई, चलो, तो ये बात यहां पर समझ में आ गई। मेरी बात फिर से समझेंगे आप सभी लोग। सर आपने ना कुछ पानी लिया, और पानी लेने के बाद में क्या किया कि आपने टेम्परेचर चेंज किया है, और टेम्परेचर चेंज करने के बाद में क्या हो रहा है कि आपका पानी पानी ही है, यानी पानी पानी ही है। टेम्परेचर आपका चेंज कर रहे हो आप, लेकिन आपका स्टेट नहीं बदल रहा है,
इसमें जो रिक्वायर्ड हीट है हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक और जो स्पेसिफिक हीट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि फॉर्मूला की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, नमस्कार जी, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा, ये इसका फॉर्मूला है। और इस एस को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा। और जो हमारा डेल्टा क्यू है ये है हमारा सप्लाइड हीट, ये है हमारा सप्लाइड हीट यानी कि दी गई ऊष्मा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर दी गई ऊष्मा। और m क्या है यहाँ पर मास, m क्या है यहाँ पर मास यानी कि ये है हमारा द्रव्यमान। और डेल्टा t है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, जो हम बदलाव कर रहे हैं तापमान में वो हमारा क्या है, डेल्टा t है। ठीक है भाई, बात क्लियर है ना, अरे बात समझ में आ रही है, हाँ भाई, हाँ या ना बोलो। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप सभी जन। आपने देखा होगा एग्जाम्पल क्या है इस स्पेसिफिक हीट का, आप में से जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, जैसे कोई फसल है, ठीक है भाई, जैसे सर्दी का समय है, सर्दी का समय है, ठीक है भाई, विंटर टाइम है। और उस वाले केस में क्या है, किसान की कोई फसल है, चाहे वो कोई सी भी फसल है, चाहे आप जैसे मान लीजिए आप आलू की फसल मान लीजिएगा, या आप गेहूं की फसल मान सकते हैं, या आप सरसों की फसल मान सकते हैं, ठीक है, आप सरसों की फसल मान सकते हैं। ये जो फसलें हैं ये सर्दियों के टाइम की फसलें होती हैं। अब इस समय पर क्या होता है अच्छा चलिए बैक वाली स्लाइड देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, अब मंजीत मलिक जी बिल्कुल, ये आपके केवीएस के लिए भी, जी बिल्कुल दीदी बिल्कुल, एक्चुअली ये हमारी जनरल पेपर के लिए, ठीक है भाई। हाँ भाई जल्दी से बताएं, क्या ये लिख लिया आपने? हाँ जी, हाँ ये सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, ये सिलेबस जो है लगभग सेम ही रहता है ना। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या बताना, ठीक है। ठीक है भाई, यार अब मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूं या यहाँ पर इसको कंटिन्यू करवाऊं, ठीक है। जनरल पेपर के सिलेबस लगभग सेम रहते हैं, तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आप यहां पर समझो इस चीज को। हाँ, तो अभी हमने क्या बोला आपसे कि जैसे सर्दियों का टाइम है और किसान की जो फसल है वो है आपके पास में आलू गेहूं और सरसों की फसल है। तो आपने देखा है कि जो फसल है
वो सर्दियों के टाइम पे थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी यहाँ पर खराब हो जाती है। और इसके खराब होने का कारण क्या है, इसके खराब होने का कारण क्या है, अरे भैया ये डेल्टा टी है, चेंज इन टी है। आप लोगों को यार इतना भी नहीं पता, मोट क्या होता है, मोट क्या होता है, मोट कुछ भी नहीं होता, ये डेल्टा टी है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सर्दियों का समय है तो ये जो गेहूं और सरसों की जो फसल है, जैसे मान लो ये गेहूं का, अब यार ध्यान से समझना, जैसे ये गेहूं का, ये गेहूं का पौधा है, ऐसे करके ये गेहूं की बालियां हैं इसके ऊपर, इस तरीके से गेहूं की बालियां आती है। ठीक है भाई, अगर आपने देखा हो। अब क्या होता है कि ये जो इसका तना है ना, इसके अंदर वाटर होता है, ये जो तना है इसका, इसके अंदर क्या होता है, वाटर, इसके अंदर क्या होता है, ये वाटर। अब विंटर से मेरा मतलब है टेम्परेचर कम है, विंटर का मतलब क्या था, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम होने से ये जो वाटर है इसके अंदर वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। और जब वाटर इसके अंदर फ्रीज हो जाएगा तो ये जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आइस बन जाएगा। जब वाटर आइस बन जाएगा तो ऊपर बालियों को पानी की जरूरत पड़ती है, इनको तो पानी चाहिए, और पानी तो यहाँ हो जाएगा और ये हो गया आइस, तो पानी पहुंच नहीं पाएगा और फसल खराब हो जाएगी, फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है भाई, यानी कि डेस्ट्रॉयड। ठीक है भाई, तो फसल जो है वो पूरी तरीके से डेस्ट्रॉयड यहाँ पर हो जाती है। अब किसान है, वो अपनी फसल को खत्म नहीं करना चाहेंगे, जब वो खत्म नहीं करना चाहते तो फिर वो क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या होगा, तो फिर ये यहां पर क्या होगा, ये इसमें एक नॉर्मल वाटर, जिससे अपना ट्यूबवेल चलाएंगे और ट्यूबवेल चलाने के बाद में नॉर्मल वाटर देना शुरू करेंगे। और जो इसमें जैसे यहां पर ये नॉर्मल वाटर इसको देते हैं, यहां पर ये जो नॉर्मल वाटर होता है ना, इसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। नॉर्मल जो वाटर होता है इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वह सबसे ज्यादा होती है, और इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 1, जो कि सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा किसी की भी स्पेसिफिक हीट नहीं होती। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होती है, वाटर की। कितनी होती है, 1 होती है, और सबसे ज्यादा होती है। और जैसे ये इसमें नॉर्मल वाटर देते हैं तो ये जो इसमें आइस बन गया था, ये आइस पिघल के क्या बन जाएगा, आपका पानी बन जाएगा। ठीक है भाई, तो जैसे नॉर्मल वाटर देते हैं तो ये जो आइस है ये हमारा फिर से वाटर बन जाएगा, और जब ये फिर से वाटर बन जाएगा तो पानी आराम से तने तक पहुंच जाएगा, ऊपर बालियों में पानी पहुंच जाएगा, और फसल को डेस्ट्रॉयड होने से ये इसको बचा लेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका सवाल आता है यहाँ पर कि सर्दियों में फसल को बचाने के लिए किसान नॉर्मल वाटर क्यों देते हैं। तो आपका जवाब इसमें आता है क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है इसकी स्पेसिफिक जो हीट होती है वह सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए किसान उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर देते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, प्लीज हाँ या ना बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये बहुत ही अच्छा सवाल था आपका, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नोट पॉइंट में मैं आपकी दो बात यहाँ पर लिख रहा हूं, हैशटैग नोट पॉइंट में आपकी दो बातें आपको यहाँ पर लिखनी है कि जो वाटर होता है इसके लिए स्पेसिफिक हीट होता है आपका 1, और जो आइस होता है, जो बर्फ होता है, इसके लिए स्पेसिफिक हीट होता है आपका 0.5। ठीक है भाई, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, और ये सबसे ज्यादा होता है, इससे ज्यादा किसी का भी स्पेसिफिक हीट नहीं होता है, इसीलिए फसल को नॉर्मल पानी देकर बचाया जा सकता है। ठीक है भाई, यहां तक बातें क्लियर है, प्लीज बताइएगा, और लिखने के बाद में डन जरूर बोल दिया करो, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू कृतिका शैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए भाई, सभी जन एक बार बताएंगे अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना, तो मन में भी अच्छा लगता है ना भाई।
ठीक है भाई, क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहां पर आप हेडिंग डालेंगे लेटेंट हीट। अभी आप कौन सी हेडिंग डालेंगे? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है भाई, लेटेंट हीट, इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट का मतलब होता है कि जब हम टेम्परेचर में बदलाव करें तो आपकी स्टेट बदल जाए, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपकी स्टेट में बदलाव हो जाए। और वो बदलाव कब हो जाता है? जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गर्म होकर के, एक मिनट, ठीक है भाई। लेटेंट हीट का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे आपके और आपकी अवस्था बदल जाए। ठीक है, द रिक्वायर्ड हीट at which the required heat at constant temperature, at constant temperature the state of matter will change। आप यहां पर लिख सकते हो वह रिक्वायर्ड हीट, वह रिक्वायर्ड हीट जिसमें समान तापमान पर अवस्था बदल जाती है। हिंदी में लिख लो, जिसमें समान तापमान पर अवस्था बदल जाती। संजय नागपुर वाले भाई साहब हैं ये। ठीक है, चलिए, तो वह हिंदी में लिख देता हूं मैं, वह ऊष्मा जिसमें समान ताप पर, वह ऊष्मा जिसमें समान ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था किसी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। ठीक है भाई, अब ये ना दो प्रकार की होती है। ये कितने टाइप की होती है? दो। एक हमारा होता है, अब ये दो क्यों होता है पहले तो वो समझते हैं। जैसे हमने आपसे क्या बोला था, जैसे ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये हमारा क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम इसको ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वाला क्या है हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनके बीच में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसमें आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, इसमें आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, कि जैसे ही आप इस 100 डिग्री से ऊपर जाते हो यहाँ, तो यहाँ आपका वेपर बन जाता है, आपकी वाष्प बन जाती है पानी की। और यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड होता है, यहाँ पर ये आपका लिक्विड होता है, यानी ये आपका द्रव होता है। अच्छा, इससे नीचे यहाँ पर आपका क्या होता है, ये यहाँ पर ये फ्रीज हो जाता है, यानी ये क्या है आपका आइस है, यानी ये आपका बर्फ है। तो यहाँ पर हम एक बात बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, देखो टेम्परेचर तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एट 0 डिग्री टेम्परेचर तो आपका 0 डिग्री जो कि फिक्स है कि नहीं। यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि आपका फिक्स है। ठीक है भाई, जो कि क्या है आपका फिक्स है। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से क्या देख रहे हैं, देखो इससे ऊपर आपका लिक्विड किस में बदल गया, वाटर। लिक्विड का मतलब क्या है, वाटर। तो 0 डिग्री से नीचे यही वाटर हमारा किस में बदल गया, हमारा आइस में बदल गया। और इसके 100 से ऊपर जाने पर यही लिक्विड हमारा किस में बदल गया, वेपर में बदल गया। तो स्टेट चेंज हो गई सर।
एक फिक्स टेम्परेचर पर स्टेट चेंज होगी, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये हमारी कितने टाइप की लेटेंट हीट होगी? दो, एक तो जो 0 डिग्री पर चेंज हो रहा है, एक जो 100 डिग्री पर चेंज हो रहा है। जो डी जो डी जो 0 डिग्री पर चेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है सर? दो टाइप की हमारी लेटेंट हीट हो जाती है। तो पहले यहां तक लिखो, फिर मैं दोनों टाइप को एक बार लिखवा देता हूं। हाँ भाई, पहले जल्दी से यहां पर लिखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जल्दी लिखो, यहां तक लिख लिया? हाँ भाई, हाँ या ना? जल्दी लिखो प्लीज। ठीक है भाई, चलो इसके बाद में क्या है? अब जैसे हमने देखा एट 0 डिग्री, तो एट 0 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हिंदी में इसको बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है भाई, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखो, इसकी जो आइस है, तो जो लेटेंट हीट है, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है L इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम। L इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम। देखो, लेटेंट हीट तो चाहे कोई सी भी हो, हमारा फॉर्मूला तो L इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम ही होता है। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर जो लेटेंट हीट है इसको बोलते हैं एल आई, आइस के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर के लिए। तो जो एल आई है ना, इसकी वैल्यू होती है हमारी 80 कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आइस के लिए लेटेंट हीट कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और वेपर के लिए जो हमारी लेटेंट हीट होती है, ये होती है हमारी 536 कैलोरी पर ग्राम। ये हमारी कितनी होती है? 536 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है भाई, चलिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिक हीट? तो स्पेसिफिक हीट के लिए इनका नाम है पूछा, इन्होंने पूछा ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। इसके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपका जो स्टेट है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्टेट बदल गया तो फिर वहां पर आपका स्पेसिफिक हीट जो है वो नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी क्या स्पेस। अब इसके बाद में आप लास्ट टॉपिक लिखेंगे अपने हीट का, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट को हम कितने तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं? इसके हैं आपके दो तरीके। ठीक है भाई, इसके कितने तरीके होते हैं आपके? दो तरीके। हाँ, 500, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत एक्चुअली ये 536 होती है एक्चुअल वैल्यू।
तो 536 है, बट नियर बाई में हम 540 लिख लेते हैं, 540 भी लिख लेते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू जो है वो 536 होती है मेरा भाई, है ना। एक्चुअल वैल्यू जो है वो 536 होती है, बट नियर बाई में हम इसको 540 लिख लेते। ठीक है भाई, शिखा शर्मा है, दीप्ति देवी है, डन बोल रहे हैं, चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण। ठीक है भाई, ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है भाई, चलिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब है हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, और इसके होते हैं भाई हमारे पास में तीन तरीके, या पहले मैं इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, तो मैं दो तरीके में डिवाइड करता हूं, एक जहां पर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, एक जहां पर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, एक जहां पर मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, यानी माध्यम जरूरी है, माध्यम आवश्यक है, आवश्यक, और यहां पर है माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है भाई, माध्यम की कोई भी आवश्यकता, सर टी ले रहे हैं भैया, टी नहीं मिल पा रही है, अच्छा टी नहीं मिल पा रही है, टी नहीं पढ़ाते टाइम पे नो टी, है ना भाई, अच्छा पढ़ाते टाइम पे नो टी, है ना, देख रहे हो। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या है, मीडियम रिक्वायर्ड, देखो जब मीडियम रिक्वायर्ड होता है ना सर, तो इसके दो यहाँ पर तरीके होते हैं, एक होता है आपका कन्वेक्शन, एक होता है आपका कंडक्शन, एक होता है आपका कंडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं चालन हिंदी में, और दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं संवहन। और जब बात आती है ना आपकी मीडियम नॉट रिक्वायर्ड की, इसमें सिर्फ आपका एक ही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण। तो अगर आपसे यहां पर बोला जाता है कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट के कितने तरीके होते हैं, तो आपके पास में टोटल तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। लेकिन जब मीडियम रिक्वायर्ड की बात आती है तो इन दोनों के लिए मीडियम होना ही चाहिए, तभी ये आपके डन हो पाएंगे, इसके लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है भाई, अब हम इन तीनों को एक बार डिफाइन करते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा आपका जो प्रोसेस है वो आपका लगता है। सिर्फ 2 मिनट के हैं तीनों, ठीक है। हाँ भाई, लिख लिया नहीं, अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कंडक्शन में, हेडिंग डालिएगा कंडक्शन मेथड। ठीक है भाई, कंडक्शन, आगे बढ़े क्या, हाँ भाई लिख लिया, डन और नॉट। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन जो होता है यानी कि जो चालन विधि है, ये सॉलिड्स में होता है,
ये आपका किस में होता है? सॉलिड्स में, ठोसों में ये आपका होता है। कैसे? जैसे मान लो, मतलब सॉलिड का मतलब समझ रहे हो, कंडक्टर्स में। कंडक्टर को हम बोलते हैं चालक, मतलब जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स का मतलब समझते हो? जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर आपका कंडक्शन प्रोसीजर होता है। ठीक है भाई। जैसे मान लो ये कोई चिमटा है और यहां पर हमने आग लगा दी, गैस जल रही है ये, और हमने इसके ऊपर चिमटा लगाया, तो आप यहां पर देखते हो इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, और एनर्जी को ट्रांसफर करते करते यहां पर जो अपने हाथ से आपने इसको चिमटे को पकड़ रखा है ना, तो आपका हाथ जो है यहाँ पर जलने लगता है, आपको गर्माहट महसूस होने लगता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो कंडक्शन प्रोसीजर क्या है? इसमें हीट इज ट्रांसफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, हिंदी में लिख लो। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, या सॉरी, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलो, क्लियर। यानी किसी भी वस्तु का गर्म हो जाना, चिमटा वगैरह का, बर्तन वगैरह का, तो वो इसके द्वारा। ठीक है। दूसरा है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब है संवहन। ये आपके फ्लूइड्स में होती है, ये आपका किस में होता है? फ्लूइड्स में। फ्लूइड मतलब समझते हो, लिक्विड में भी होता है ये आपका, और गैसेस में भी आपका यही होता है। ठीक है, हिंदी में लिख लो, तरल व गैस दोनों में होता है। जैसे मान लो कोई पानी गर्म हो रहा है, कोई पानी ये गर्म हो रहा है, हमने यहाँ पर इससे हीट दी, तो ये जो सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट लेकर के ऊपर जाएंगे। अरे हाँ यार, ये सभी एनर्जी लेकर के ऊपर जाएंगे, इनकी जगह खाली हो जाएगी तो इनके ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, फिर वो एनर्जी लेकर के ऊपर जाएंगे, तो पूरा ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा और पानी गर्म हो जाएगा। तो इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आर atoms and molecule are या आप ऐसे लिख सकते हो, heat is the transmission of heat inside the fluid by the movable atom और molecule। हिंदी में लिख लो, इनमें इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण, इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के, सॉरी, परमाणुओं की गति के कारण होता है।
परमाणुओं की गति के कारण, ठीक है, और ये पानी गर्म हो जा रहा है। ठीक है भाई, पानी का गर्म होना, तो कोई भी चीज गर्म होती है, जैसे चाय बनती है, दूध गर्म होता है, पानी गर्म होता है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, कन्वेक्शन। लास्ट वन है आपका रेडिएशन। लिखो पहले इसको, इसके बाद में लिखेंगे आप रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन, देखो रेडिएशन का मतलब क्या है, जैसे ये है सन, ये है अर्थ, सन से रेडिएशन आ रहे हैं अर्थ तक, ठीक है, तो इनमें मीडियम की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और दूसरी बात क्या है इसमें, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सन टू अर्थ। लिख लो, सूरज से पृथ्वी तक ऊर्जा का स्थानांतरण, सूरज से पृथ्वी तक ऊर्जा का स्थानांतरण रेडिएशन विधि के द्वारा ही होता है। ठीक है भाई, समझ रहे हो, तो इसमें मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। तो भैया आज के लिए इतना ही, हीट वाला टॉपिक हो गया है खत्म। नई क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेव वाला टॉपिक, ठीक है। तो वेव वाला टॉपिक जो है बेसिकली आपका एक क्लास का ही, ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहिएगा साइंस विद कौशल सर बनाते। थैंक यू सो मच।